फाइनली हमें केएल की क्लास वाली सेंचुरी देखने को मिल गई है और वही विराट कोहली के जाने के बाद केएल राहुल का पहला सेंचुरी निकल चुका है अपने बल्ले से। और जितने लोग इस बात कह रहे थे कि भैया विराट कोहली और रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन के जाने के बाद टीम इंडिया अधूरा हो जाएगा, उस तरह का मैच में मजा नहीं रह जाएगा। तो आपको ये मैच देखकर साफ साफ पता चल रहा होगा कि मैच में आज भी वही दम है जो मैच में पहले दम रहता था। और केएल के सेंचुरी के बाद इस मैच में और रोमांचक बढ़ गई है, क्योंकि अब फाइनली तौर पर केएल के सेंचुरी का ही इंतजार था। वैसे तो केएल राहुल फर्स्ट इनिंग में ही सेंचुरी मारते, क्योंकि वो बहुत दिनों से ये दिख रहा था कि भैया केएल के बल्ले से उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं निकल पा रहा है। लेकिन वही फर्स्ट इनिंग में केएल के बल्ले से उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं निकल पाया, लेकिन फिर भी केएल ने 42 रन बनाया था। तब फाइनली केएल ने अपनी सेकेंड इनिंग में सेंचुरी कर पूरी भरपाई कर दी और दिखा दिया कि हाँ, किसी के जाने और आने से मैच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रिकेट हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और सही और जाहिर सी बात है कि किसी के जाने से कोई भी खेल पर प्रभाव नहीं पड़ा है। केएल राहुल के बाद अपनी सेकेंड सेंचुरी, मतलब कि सेकेंड इनिंग में भी अपनी दूसरी सेंचुरी ऋषभ पंत के बल्ले से निकल गई और हर कोई इंतजार कर रहा था उनके बैक जंप का, क्योंकि जबकि सुनील गावस्कर सर भी इस बात को कह रहे थे ऋषभ पंत को बैक जंप करने के लिए, लेकिन ऋषभ पंत ने इस बात को मना कर दिया था, क्योंकि ऋषभ पंत के पांव में खिंचाव आ गया था। इनिंग में यह चीज देखने को साफ मिल गया था कि ऋषभ पंत के बैक जंप की वजह से पैर में खिंचाव आ गया है। यही कारण था कि ऋषभ पंत ने बैक जंप नहीं मारा, बल्कि ये बात ऋषभ पंत खुद कहे कि अगले मैच में हम जरूर बैक जंप मारेंगे। लेकिन अब देखना यह रह गया कि अगले मैच में ऋषभ पंत सेंचुरी मारकर बैक जंप दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। वही टीम इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करें, टीम इंडिया के रन की बात करें, तो भाई टीम इंडिया अपना ठीक ठाक रन बनाकर दे दिए, लेकिन उसमें 30 से 40 रन की कमी रह गई है, जो कि वो भरपाई नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी कमी करुण नायर की थी और वही सेकेंड नंबर पर शुभमन गिल की। अगर शुभमन गिल शायद चले होते, परफॉर्मेंस दिए होते, तो शायद वो 30 से 40 रन क्या लगभग 80 से 90 रन बने होते और टीम इंडिया लगभग 4 से 450 का लक्ष्य इंग्लैंड के सामने दी होती। लेकिन वही 30 से 40 क्या 50 से 60 रन का कमी लगभग कमी रह गया है और फाइनली तौर पर टीम इंडिया ने 370 रन का लक्ष्य इंग्लैंड को दे दिया है, जिसमें इंग्लैंड 21 रन बनाकर 0 विकेट है। लेकिन वही अब देखना यह रह गया कि इंग्लैंड की परफॉर्मेंस किस तरह से होगी, क्योंकि पिच एकदम सपाट है, रन बनना ही बनना है और इंग्लैंड की अपने घर है, अपनी पिच है, तो जाहिर सी बात है कि इंग्लैंड अपनी परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि अपने पहले फर्स्ट इनिंग में भी यही चीज हुआ था। जबकि भारत अच्छा खासा रन बनाने के बावजूद इंग्लैंड ने उस चीज को एकदम चेस कर लिया था। भले ही 6 रन सिर्फ बचे थे, लेकिन देखा जाए तो इंग्लैंड पूरा लगभग चेस कर लेते और थोड़ा सा और चूक हो गया, हैरी ब्रूक के आउट हो गया, नहीं तो टीम इंडिया को शायद लीड भी मिल गया होता 40 से 50 रन। और वही 40 से 50 रन लीड मिलता तो आप ये बात देख लीजिए, जो आज टीम इंडिया 370 रन का लक्ष्य दी है उसमें 30 से 40 रन कम कर लीजिए। मतलब कि टीम इंडिया एक बार फिर से मैच हार सकती थी, लेकिन अभी ये मैच एकदम बराबरी पर है। मतलब कि ये बात कोई नहीं कर सकता कि इंग्लैंड जीतेगा या टीम इंडिया जीतेगी, एकदम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पिच एकदम सपाट है और पिछले मैच में भी और पिछले इनिंग में भी रन बना था और अभी पूरा 90 ओवर एक दिन बाकी है। मतलब कि पूरा वनडे वाला खेल हो गया है 50-50 का, जबकि 50-50 को भी साइड कर दिया जाए तो 90 ओवर में पूरा इंग्लैंड को 350 रन बनाना है और पूरे 10 का 10 विकेट बचा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इंग्लैंड के लिए ये भले ही ये आसान नहीं, लेकिन कठिन भी नहीं, मतलब कि एकदम पूरी तरह से पॉसिबल है, क्योंकि आज तक ऐसे बहुत सारे मैच हुए हैं जिससे जो टीमें चेस कर गई है और इंडिया को अब अपनी बॉलिंग की परफॉर्मेंस दिखाना होगा। अब देखना यह रह गया कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह अच्छी बॉलिंग करते हैं या प्रसिद्ध कृष्णा और दूसरी तरफ डीएसपी सिराज, क्योंकि भैया स्पिनर उतना काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ये पिच स्पिनर वाली पिच नहीं रह गई। यही कारण था कि फर्स्ट इनिंग में भी स्पिनर के बॉलिंग से एक भी विकेट नहीं मिल रहा था। और वही शार्दुल ठाकुर जो अब तक एक भी विकेट नहीं लिए, अब शार्दुल ठाकुर को भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाना होगा, क्योंकि वही देखा जाए तो शार्दुल ठाकुर एक तरह से ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं
और ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं, लेकिन इस समय बल्लेबाजी में एक भी रन नहीं बना पा रहे, मतलब कि उनकी बल्लेबाजी नहीं चल रही है। और दूसरी तरफ गेंदबाजी भी उतनी खास नहीं हो पा रही है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में शार्दुल ठाकुर ही एक इकलौते ऐसे गेंदबाज थे फास्टर में जो कि एक विकेट भी नहीं ले पाए। तो अब जाहिर सी बात है कि शार्दुल ठाकुर को अपना परफॉर्मेंस तो देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, क्योंकि अगर टीम इंडिया को जीतना है तो सभी बॉलरों को अब सिर्फ विकेट गिराना है, और 10 विकेट मात्र पीछे है टीम इंडिया जीतने से। तो आप इस विषय पर क्या कहते हैं कि क्या टीम इंडिया को 40 से 50 रन और बनाने चाहिए थे, या टीम इंडिया इतने पर ही जीत हासिल कर सकती है? इस बात को आप कमेंट करके जरूर बताएं, और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।